हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज हम लोग एविडेंस एक्ट में सेक्शन 9 को देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 8 तक हम लोग एविडेंस एक्ट को कवर कर चुके हैं। जिस स्टूडेंट ने यदि सेक्शन 8 तक हमारी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में पूरी एक लाइन से एविडेंस के नाम से वीडियो है, वहाँ पर जाइए। आप वीडियो आपको वहाँ मिल जाएगी और वहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं। तो आज हमें बात करनी है सेक्शन 9 के विषय में। सेक्शन 7 और 8 इससे पहले हम कवर कर चुके हैं, ठीक। तो 9 के विषय में हमें बात करनी है। तो 9 देखिए, जो सेक्शन 9 है ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, प्री के हिसाब से और मेंस के भी हिसाब से। मेंस में आपके जो क्वेश्चन इससे बनते हैं अधिकतर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। प्रॉब्लम ही आपसे पूछा जाता है और उसके आधार पे आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। प्रॉब्लम आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप सेक्शन 9 के विषय में जानते रहेंगे कि क्या क्या उसके अंदर एलिमेंट है, उसको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे और उस दृष्टांत या प्रॉब्लम का मतलब क्या है, कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे, वो कहाँ से रिलेट हो रहा है सेक्शन 9 में। ये सभी आप जानेंगे तो ही आप मेंस को लिख पाएंगे। तो आज हम लोग सेक्शन 9 में सभी चीज़ों को बारी बारी से जानेंगे कि क्या चीज़ कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 9 को। सेक्शन 9 जो है यह बताता है कि इस धारा के अनुसार सेक्शन 9 के अनुसार निम्नलिखित तथ्य सुसंगत होंगे। कौन से तथ्य? ये तथ्य 1 2 3 4 5, ये 5 चीजें हमने लिखी हैं। तो ये पांचों चीजें सुसंगत होंगी सेक्शन 9 के अंतर्गत। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे और दृष्टांत या उदाहरण को भी देखते जाएंगे कि कैसे कैसे चीजों को एक्सप्लेन किया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 9 में पहला पॉइंट हमारा है कि वे तथ्य जो विवादक या सुसंगत तथ्य के स्पष्टीकरण, ध्यान रखिएगा यहां लिखा गया है स्पष्टीकरण, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। वे तथ्य जो विवादक या सुसंगत तथ्य के स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापन लिखा गया, पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक है, वो तथ्य क्या होंगे सेक्शन 9 के अंतर्गत सुसंगत हैं। वे तथ्य जो विवादक या सुसंगत तथ्य के स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक है, क्या हो रहे हैं? सुसंगत हैं सेक्शन 9 के अंतर्गत। अब इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि पुनर्स्थापन का मतलब, मैं इंग्लिश लिख दूं तो शायद आपको ज़्यादा समझ में आएगा इंग्लिश मीडियम वालों को। पुनर्स्थापन का मतलब होता है इंट्रोडक्टरी, यहाँ नहीं लिखते हैं, एक 1 सेकेंड। पुनर्स्थापन INTRODUCTORY, इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स। पुनर्स्थापन मतलब इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स। ये क्या होते हैं? परिचयात्मक तथ्य। इसको हिंदी में कहा जाए तो क्या कहेंगे? परिचयात्मक तथ्य। इसको परिचयात्मक तथ्य कहेंगे पुनर्स्थापन को। जब हम स्पष्टीकरण की बात करेंगे तो स्पष्टीकरण को हम क्या कहेंगे? स्पष्टीकरण को हम कहते हैं एक्सप्लेनेटरी फैक्ट्स। एक्सप्लेनेटरी फैक्ट्स, ये क्या है? इसका मतलब है स्पष्टीकारक तथ्य। स्पष्टीकारक तथ्य, ठीक। स्पष्टीकारक तथ्य एक्सप्लेनेटरी फैक्ट्स, स्पष्टीकारक, पुनर्स्थापन इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स, परिचयात्मक तथ्य हम कहेंगे इसको। अब जब हम दृष्टांत देखते हैं तो ये ध्यान दीजिएगा
कि जो परिचयात्मक तथ्य में है, इसमें आपको दो दृष्टांत देखने हैं, एक तो ए, ठीक, दूसरा बी। ये दो दृष्टांत आपके रहेंगे। बैरैक से जब आप इसको देखेंगे तो ये एक्सप्लेन करेगा आपको ए और बी। जब आप वो देखेंगे, स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेटरी फैक्ट्स को देखेंगे, तो आपके पास रहेंगे सी, डी, ई एंड एफ। ये दृष्टांत होंगे आपके पास 4 स्पष्टीकरण वाले में, ठीक है। अब हम बात करते हैं आखिर इन दोनों का मतलब क्या है। इतनी चीजें तो मैंने ये भूमिका बना दी आपको कि क्या कहाँ आप कैसे पकड़ेंगे कि जब आप लिखना होगा तो पुनर्स्थापन से संबंधित कौन से दृष्टांत देखेंगे, स्पष्टीकरण से संबंधित कौन सा दृष्टांत देखेंगे, ये हमने बताया अभी। अब मैं बता रहा हूं कि पुनर्स्थापन और स्पष्टीकरण का मतलब क्या है। देखिए, पहले पुनर्स्थापन देख लेते हैं, जिसे इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स कहते हैं। इंट्रो, देखिए इसका मतलब ये है कि जब कोई अपराध घटित होता है तो घटित होने के बाद जब आप न्यायालय में जाते हैं, किसी बात को रखते हैं, तो अपराध से पहले भी न्यायालय आपसे चाहता है कि कुछ इंट्रो चीज़ें जो अपराध से पहले हुई हैं उनके बारे में न्यायालय को अवगत कराया जाए। जैसे वादी और प्रतिवादी का नाम क्या है, मैटर क्या है, चीज़ें जो हैं वो कैसी हैं, वो सभी चीज़ें, इंट्रो चीज़ें, वो न्यायालय को अवगत कराया जाए, न्यायालय के संज्ञान में लाया जाए। तो ये सब चीज़ें क्या है, इंट्रो है। इसी से संबंधित हमारा दृष्टांत भी है। जैसे इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जैसे आपने कभी ऐसे लिखा होगा, निबंध कभी भी लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा, तो उसमें क्या होता है, उसमें लिखा जाता है प्रस्तावना, ठीक है। उसमें इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। पहले इंग्लिश लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन। तो जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट से आने से पहले की चीज़ें जो भूमिका हमें बनानी होती है वही इंट्रो कहलाती है। तो उसी इंट्रो की बात यहाँ की जा रही है। जैसे मान लीजिए किसी लड़की के साथ रेप हुआ, ठीक है, तो रेप हुआ तो सीधे वो उस चीज़ों पे नहीं आ जाएगा कि फला व्यक्ति द्वारा रेप किया गया, नहीं। उससे पहले ये पूछा जाएगा कि भाई आप कहाँ गई थी, कहाँ पर थी आप जहाँ हुआ रेप। ये सभी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो जो पूछी जा रही हैं पहले, उससे पहले की स्थिति को, वो क्या हो जाएंगी, इंट्रो हो जाएंगी, इंट्रोडक्टरी हो जाएंगी पार्ट्स, आपका इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स हो जाएंगी वहाँ पे। जैसे लड़की गई वहाँ पार्क में गई, वो बताएगी कि मैं पार्क में गई थी, पार्क में बैठी थी, अभियुक्त आया है, उसने मेरे साथ रेप किया। तो जो पार्क में जाना, बैठना, ये सब क्या है, वो इंट्रो बता रही है, अपराध होने के पूर्व की स्थिति बता रही है। वो इंट्रो अपना दे रही है कि ये यहाँ मैं गई थी, यहाँ पे थी, तब उसके बाद मेरे साथ ये घटना घटित हुई। इसमें एक आपका दृष्टांत है, दृष्टांत नंबर ए, बेयर एक्ट आप खोल लीजिएगा। उसमें यह था कि क्या जो वसीयत है वह एक ही वसीयत है, जो वसीयत है क्या एक ही वसीयत है, क्या कोई जैसे कि दस्तावेज है वह क की बिल है, दस्तावेज ए की बिल है, यह पूछा गया। तो उस समय जब दस्तावेज लिखा जा रहा था, उस समय ए की संपत्ति या उस समय उसके परिवार या कुटुंब की स्थिति या परिस्थिति उस समय क्या थी, वो सभी चीज़ें सुसंगत मानी जाएंगी इसमें, ठीक है। क्योंकि जब वसीयत लिखी जाती है उस समय यह देखा जाता है कि जो व्यक्ति लिख रहा है उस समय उसकी स्थिति क्या है या फैमिली की स्थिति क्या है, कहीं वो बीमारी हालत में है या उसकी मेंटल स्थिति, मानसिक दशा ऐसी तो नहीं बिगड़ गई है या दबाववश लिखा जा रहा है, वो सभी चीज़ें देखी जाती हैं। तो वो क्या है, वो आपका इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स हैं, इंट्रो है ये। पहले आपका वो चीज़ें लिखने से पहले वो जानकारी न्यायालय हासिल करना चाहता है कि आखिर हुआ क्या था, जब लिखा जा रहा था तो उस समय क्या स्थिति थी, वो इंट्रो का पार्ट होता है। तो उसे कहते हैं इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स हम कहते हैं, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया पुनर्स्थापन क्या चीज़ें हैं।
जब आप मूवी भी देखते हैं तो मूवी जैसे स्टार्ट होती है सीधे स्टार्ट नहीं होती कि सीधे स्टार्ट हो जाए। मूवी स्टार्ट होने से पहले जैसे नाम वाम आते हैं आपके कि फिल्म मेकर कौन है, निर्देशक कौन है, डायरेक्टर कौन है, ये सभी पहले पहले नंबर नाम आते हैं। तो ये सब क्या है, वो इंट्रो बताते हैं कि कौन कौन इसमें भाग ले रहा है, कौन कौन कलाकार है, अभिनेत्री का नाम क्या है, जो विलेन है उसका नाम क्या है, ये सब क्या है, ये इंट्रो बताते हैं। तो वही इंट्रो यहाँ पे है। तो पहले अपराध की पहले स्थिति आपकी वो इंट्रो बताई जाती है। सेकंड हम बात करते हैं स्पष्टीकरण, जिसे कहा गया एक्सप्लेनेटरी फैक्ट्स कहा गया। स्पष्टीकारक तथ्य की बात की गई। स्पष्टीकारक तथ्य में यह कहा गया कि वो चीज़ें जो किसी विवादित तथ्य को स्पष्ट कर जाए तो उसको कहेंगे स्पष्टीकरण तथ्य। विवादित या सुसंगत तथ्य को स्पष्ट कर जाए तो उसको हम स्पष्टीकरण तथ्य कहेंगे। जैसे इसमें का दृष्टांत एक सी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका ये याद रखिएगा आप, सी यहाँ का ये इस पे प्रॉब्लम बनाकर आया ये और पूछा भी गया है, हमारे यूपी में पूछा गया है, जे में भी पूछा गया, ये प्रॉब्लम बेस बना के आया है। तो उसको ध्यान रखिएगा आप। मैं तो कहूँगा जो भी दृष्टांत है उसको कायदे से आप पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं और सभी दृष्टांत इसके इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें यह कहा गया था कि क के ऊपर यह आरोप था कि क्या क अपराध का अभियुक्त है। इसमें कहा गया कि क क्या अपराध का अभियुक्त है। यह कहा गया कि भाई जब अपराध हुआ था उसके कुछ देर बाद वह क्या हुआ, वह अपने घर से फरार हो गया। ठीक, तो ये क्या चीजें हैं, फरार हो जाना, ये क्या कर रहा है, चीजों को स्पष्ट कर रहा है कि भाई अपराध उसने ही किया है। सॉरी, यहां स्पष्ट नहीं कर रहा है, सॉरी, यहां क्या कह रहा है कि क प्रश्न ये था कि क्या जो अपराध हुआ क अपराध का अभियुक्त है, ये प्रश्न था। अब क द्वारा अपराध, जैसे वो प्रश्न था कि क्या वह अपराधी है, अभियुक्त है, और उस अपराध होने पर उसके द्वारा फरार हो जाना घर से, ये क्या है, उसकी कंडक्ट को बताता है, उसके आचरण को बता रहा है। ठीक है, ये आचरण को बता रहा है। बट उसके बाद क्या करता है, कहता है कि जब वह अपराध घटित हुआ था तो मुझे कोई अर्जेंट कार्य आ गया था, इसलिए मैं वहां से चला गया, तुरंत चला गया। वो क्या कर रहा है, अर्जेंट कार्य, ये क्या है, ये स्पष्ट कर रहा है उस चीज को, विवादित तथ्य को। क्या विवादित तथ्य का, कि क्या क अभियुक्त है, उस अपराध का अभियुक्त है, तो उस तथ्य को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, कि जो अर्जेंट कार है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि अर्जेंट कार आया इसलिए वो गया था, इसलिए नहीं गया था कि उसने अपराध कारित किया। ठीक है, ये चीजें स्पष्ट कर की जा रही हैं। यहाँ दृष्टांत सी आप जब देखेंगे तो ये हुआ स्पष्टीकरण। तो फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा, वे तथ्य जो विवादक या सुसंगत तथ्य के स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक है, ये हमने पढ़ लिया। सेकंड देखते हैं, संपोषक या खंडनात्मक तथ्य। वे तथ्य जो विवादक या सुसंगत तथ्य के संपोषक या खंडनात्मक तथ्य हैं वो सुसंगत माने जाएंगे। तो संपोषक या खंडनात्मक तथ्य क्या होगा। अब यहां देखिए, यहां आप दृष्टांत देखेंगे सी, यहां पर भी यहां आप दृष्टांत सी बुलाएंगे, दृष्टांत सी। वही बात जो हमने यहां पे बताई आपको कि जब विवादित तथ्य क्या होगा, कि क्या क अपराध का अभियुक्त है। यहां भी पूछा गया क्या क अपराध का अभियुक्त है। अपराध होने के बाद उसके द्वारा अपने घर से भाग जाना या निकल जाना, वहाँ तुरंत निकल जाना, अपराध जैसे ही घटित हुआ उस घर से भाग जाना, ये क्या बताता है, वह उसका कंडक्ट बता रहा है, आचरण बता है, जिसके विषय में सेक्शन 8 में हम लोगों ने चर्चा किया था। सेक्शन 8 आपको याद होगा कि वहाँ हमने 3 चीज़ों की चर्चा की थी, हेतु, तैयारी
पूर्व या पश्चात के आचरण की बात हमने की थी। तो वहाँ आचरण कैसा था, दो तरह के आचरण की बात हमने की थी, एक तो पूर्व का आचरण था, दूसरा पश्चात का आचरण था। यहाँ क्या है, अपराध होने के बाद वह व्यक्ति भाग रहा है अपने घर से, तो अर्थात यह पश्चात का आचरण बता रहा है कि अपराध घटित हुआ उसके बाद वह भागा है। तो ये क्या कर रहा है, ये चीज़ें संपोषक है आपकी कि अपराध घटित हुआ वह भाग गया, तो अनुमान यह लगाया जाएगा कि अपराध उसी ने किया है। श्योर नहीं है बट ये अनुमान लगाया जाएगा कि भाई इसी से अनुमान लगेगा, प्रिजम्पशन होगा कि सेक्शन 4 प्रिजम्पशन होगा कि अपराध उस व्यक्ति द्वारा किया गया तभी वो भागा है। ये क्या हुआ, ये संपोषक के अंतर्गत आया। खंडनात्मक तब हम कहेंगे जब वही व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगा है कि उसने अपराध कारित किया, वह आकर यह कहता है कि जब अपराध घटित हुआ उसी समय हमें कोई फ़ोन कॉल आ गया था अर्जेंट कि मेरी माँ बीमार है या कोई बीमार है, कोई ऐसा अर्जेंट कार्य आ गया था जिसके कारण मुझे तुरंत वहाँ से जाना पड़ा। तो ये क्या है, उन बातों को खंडित कर रहा है जो आरोप इसके ऊपर लगे हैं कि अपराध घटित हुआ और तब आप भागे। तो इन बातों को वह इन वक्तव्य के माध्यम से खंडित कर रहा है। कौन से वक्तव्य, कि अर्जेंट कार आया इसलिए मैं गया, अर्जेंट फोन आ गया इसलिए मैं चला गया। तो इन बातों को यह खंडित कर रहा है वह व्यक्ति जिसके ऊपर यह आरोप है कि उसने अपराध कारित किया। ठीक, तो ये बातें यहाँ बताई गई हैं। इसी से संबंधित मैंने आपको जब सेक्शन 8 बताया था तो लगभग इसी से मिलता जुलता एक दृष्टांत था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति गया, लूट कारित कर दिया उसने। लूट कारित जब हो गई तो वह एक दुकान पर चाय पी रहा था, तो दूसरा एक व्यक्ति यह कहता है कि भाई जहाँ लूट हुई थी उस लुटेरे को खोजने पुलिस आ रही है। वह व्यक्ति अभी आधा कप चाय पिया था, तुरंत वह चाय रख के फरार हो गया, भाग लिया। तो अब यह भाई संपोषक था कि हाँ अपराध लूट उसी ने की थी इसलिए वह भागा है, अन्यथा वह भागता नहीं। यह सुनने पर कि पुलिस आ रही है वो क्यों भागे, तो इसीलिए वह भागा है। बट वह व्यक्ति यह बता दे कि हाँ भाई मेरे पास फ़ोन आया था या अर्जेंट ऐसी स्थिति आन पड़ी थी जिसके कारण मुझे वहाँ जाना पड़ा, तो ये आप उस बात का खंडन कर रहे हैं। ठीक, तो ये सभी चीज़ें आपकी सुसंगत मानी जाएंगी सेक्शन 9 के अंतर्गत। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आपका है, सेक्शन 9 की पूरी जान है, जीस्ट है, समझ लीजिए आप सेक्शन 9 का ये पॉइंट, जो ये पॉइंट है आपका, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ ये कहा जा रहा है कि व्यक्ति, ध्यान रखिएगा यहाँ दो चीज़ें हैं, व्यक्ति या वस्तु। व्यक्ति या वस्तु की पहचान करने वाले तथ्य वो कब सुसंगत होंगे, व्यक्ति या वस्तु की पहचान करने वाले तथ्य। तो इन दो विषयों के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ हमने दो विषय के बारे में बात किया, स्पष्टीकरण और पुनर्स्थापन। यहाँ हम दो चीज़ों के बारे में बात किए, एक तो है संपोषक और दूसरा हमने क्या बात किया, खंडनात्मक तथ्य। यहाँ भी हम दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट में भी दो, सेकंड में भी दो, थर्ड में भी दो, यहाँ भी दो हम चीज़ों की बात कर रहे हैं व्यक्ति और वस्तु के संबंध में। देखिए, व्यक्ति और वस्तु की पहचान करने वाले तथ्य में यह कहा गया है कि आदमी जब अपराध घटित कर देता है तो उस व्यक्ति की पहचान की जाती है। अगर कोई किसी व्यक्ति द्वारा देखा गया है, कोई अपराध घटित हुआ, किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध कारित किया गया और उस अपराध को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देखा गया है, तो उस व्यक्ति के जिसने अपराध किया उसकी पहचान के लिए उस व्यक्ति को बुलाया जा सकता है साक्षी के रूप में, कि भाई वो पहचान करे कि फला व्यक्ति ही उस अपराध को कारित किया है। तो वहाँ व्यक्ति की पहचान होती है। वस्तु की पहचान हम बताएं कि जैसे कार आपकी गुम हो गई, मोटरसाइकिल आपकी गुम हो गई, बाइक गायब हो गई आपकी, तो आप थाने में गए FIR दर्ज कराने के लिए कि हमारे भाई कार थी, BMW थी, वो खड़ी थी, गायब हो गई, बाइक थी मेरी, वो गायब हो गई। तो भाई बाद में पुलिस ने खोजबीन करके निकाला तो आपको बुलाया, भाई देखिए आपकी यही वस्तु गायब हुई थी, या चैन गायब हो गई, या कोई भी वस्तु आपकी गायब हो गई। आप गए थाने में FIR लिखवा रहे हैं
और लिखवाने के बाद वो चीज़ें बरामद हुई तो आपको बुलाया जाएगा कि देखिए भाई यही वस्तु है आपकी। आप वहाँ पे पहचान करते हैं कि हाँ फला वस्तु मेरी है, या उसी तरह से मिलती जुलती 4-5 चीज़ें रख दी जाएंगी, पूछा जाएगा कौन सी वस्तु है आपकी है, तो आप बताएंगे कि हाँ यही वस्तु या वही हार, वही बाइक, वही कार मेरी है। तो ये चीज़ें सुसंगत मानी गई। अब ध्यान देने वाली यह बात है कि जो ये पॉइंट लिखा है व्यक्ति या वस्तु की पहचान करने वाले तत्व, इसी को सेक्शन 9 में आइडेंटिफिकेशन परेड कहते हैं, जिसे हम हिंदी में शिनाख्त परेड कहते हैं। जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि शिनाख्त परेड का प्रावधान कहाँ किया गया है, तो आप बताएंगे कि सेक्शन 9 में शिनाख्त परेड का प्रावधान किया गया है। यही नहीं, सेक्शन 9 में 2 प्रकार का ये परेड का प्रावधान है, जो कि एक तो ये हो गया एविडेंस में हमने बात किया सेक्शन 9, दूसरा आपका सीआरपीसी में ये दोनों चीज़ों का प्रावधान किया गया। ये सीआरपीसी है, ध्यान रखिएगा, सीआरपीसी, ठीक है, ये सीआरपीसी है, ये ध्यान रखिएगा। सेक्शन 54 सब क्लॉज ए, कैपिटल ए रहेगा। फिर सेक्शन 291 ए में भी यह आइडेंटिफिकेशन परेड के संबंध में प्रावधान किया गया है। अब सेक्शन 291 ए जो है यह क्या बात करता है, यह बात करता है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट की बात करता है। रिपोर्ट, आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट की बात करता है। जब आपसे सीआरपीसी में पूछा जाए कि आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट का प्रावधान कहाँ किया गया है, तो आप बताएंगे 291 ए में किया गया है, कैपिटल ए में यह प्रावधान किया गया है। तो जब आप लिखेंगे कभी मेंस में तो आप बताएंगे कि जो शिनाख्त परेड का प्रावधान न केवल सेक्शन 9 में किया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, न केवल सेक्शन 9 में किया गया है, अपितु यह सीआरपीसी की धारा 54 ए और 291 ए में भी शिनाख्त परेड का प्रावधान किया गया है। इतनी चीजें आप बताएंगे। अब देखिए, इसी चीज को व्यक्ति या वस्तु की पहचान करने वाले तत्व को आइडेंटिफिकेशन परेड के नाम से जाना जाता है। अब आइडेंटिफिकेशन परेड होती क्या है, शिनाख्त परेड क्या है, तो अभी हमने बताया कि जब कोई अपराध घटित होता है, कोई अपराध किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया और कोई अन्य व्यक्ति उसको देखता है, जैसे कोई ए नाम का व्यक्ति है, उसने अपराध किया, बी को मार दिया, इस पूरी घटना को क्या हुआ, सी ने देखा है, सी ने देखा है। अब कोई साक्ष्य और मौजूद नहीं है कि जो बता सके कि ए अपराधी है। सी कहता है, सी से पूछा जाता है कि क्या भाई आप जब ये घटना घटी तो आप वहाँ मौजूद थे, तो सी कहते हैं हाँ मैं मौजूद था वहाँ पर, मैंने देखा जो आदमी मारा है। तो पूछा जाता है क्या आप पहचान सकते हैं उसको, तो कहता है हाँ बिल्कुल पहचान सकते हैं। देखिए, पहचानने की 2 चीज़ें होती हैं, एक तो या तो आप स्केच बना दीजिए, जो स्केच बनाते हैं, दूसरा उसको उस व्यक्ति को पकड़ा जाता है तब पहचानवाया जाता है। ठीक है, तो जो पहचानवाया जाता है वही शिनाख्त परेड हम करते हैं कि सी को कहा जाएगा ठीक है आप पहचानिएगा, तो ए नामक व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है और इन्हीं से संबंधित अन्य व्यक्तियों को भी लाया जाता है, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं। जैसे जेल में आप रखे रहेंगे 10 लोग रहेंगे, लगभग 10-11 व्यक्ति एक लाइन में खड़े रहेंगे, सी नामक व्यक्ति को बुलाया जाएगा जिसने वह अपराध करते हुए उस व्यक्ति को देखा है। अब कहा जाएगा कि आप पहचानिए, वहाँ से पहचानिए कि इसमें से कौन व्यक्ति था। ऐसा इसलिए किया जाता है कि सी कायदे से पहचान सके, ऐसा ना हो कि गलत व्यक्ति को वो पहचान ले, जिसको देखा है उसी को पहचान सके। इसलिए कई व्यक्तियों को खड़ा किया जाता है और उस व्यक्ति के द्वारा, सी नामक व्यक्ति जो देखा है उस व्यक्ति के द्वारा पहचाना जाता है, पहचानवाया जाता है, तो उसी को कहते हैं शिनाख्त परेड कहते हैं। ठीक,
ये चीज़ें आप फिल्मों में ज़्यादा देखे होंगे कि कई व्यक्तियों को एक लाइन से खड़ा कर दिया गया और फिर पहचानाया जाता है कि कौन सा व्यक्ति बताइए इसमें से है। ठीक है, तो इसी को शिनाख्त परेड कहते हैं। अब बात आती है कि शिनाख्त परेड कराया क्यों जाता है, ये बात आती है। तो देखिए, शिनाख्त जो कार्यवाही द्वारा साक्षी की सत्यता को परखा जाता है, शिनाख्त परेड द्वारा इनकी साक्षी की सत्यता को परखा जाता है कि वह कितना सही बोल रहा है। साक्षी की सत्यता को परखा जाता है कि वह कितना सही बोल रहा है। ऐसा न हो कि वह गलत आदमी को पकड़वा दे, कि कह दे कि भाई इस व्यक्ति ने अपराध किया हो और उस व्यक्ति ने अपराध ही न किया हो, इनोसेंट हो मान लीजिए, उस गलत तरीके से आप पकड़वा दे रहे हैं। तो उसकी सत्यता को साक्षी की सत्यता को परखने के लिए यह शिनाख्त परेड कराई जाती है कि कई लोगों को लाइन में खड़ा किया जाता है और उसके बाद कहा जाता है कि आप चलिए पहचानिए कि वो व्यक्ति कैसा था। आप बताएंगे कि लंबा था, नाक चपटी थी, गोरा था, काला था, नाटा था, मोटा था, आप बताएंगे उस चीज़ को, उसकी पूरी खुलिया बताएंगे और उसी टाइप में मिलते जुलते आदमियों को वहाँ पे खड़ा किया जाता है। तो उसकी सत्यता के लिए ये चीज़ें करवाई जाती हैं, शिनाख्त परेड करवाई जाती हैं। अब बात ये उठती है कि शिनाख्त परेड कब नहीं कराया जाना चाहिए। अब ये बात है, क्यों कराया जाता है ये हमने बताया, शिनाख्त परेड क्या होता है ये हमने बताया। दूसरे नंबर पे बताया हमने कि शिनाख्त परेड क्यों कराया जाता है। तीसरे नंबर पे ये बात आती है कि शिनाख्त परेड कब नहीं कराया जाना चाहिए। तो शिनाख्त परेड जो है वो तब नहीं कराया जाना चाहिए जब साक्षी अभियुक्त को पहले से ही जानता है। ठीक है, जान पहचान है तो उसकी शिनाख्त परेड नहीं कराई जानी चाहिए। जो पहले से जान रहा है तब कभी भी शिनाख्त परेड नहीं कराई जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि भाई आप रंजिश निकालने के लिए उसको फंसा दें, भले ही उसने अपराध न किया हो, आप कह देंगे नहीं फला व्यक्ति को हमने देखा था और उसी ने अपराध किया था। तो ऐसा हो व्यक्ति हो जो अनभिज्ञ हो आपसे, और कोशिश किया जाता है कि शिनाख्त परेड उस अपराध के घटित होने के बाद जल्द से जल्द हो, लेट ना हो, डिले ना हो, यह भी ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो वह व्यक्ति जो ये हैं, सी हैं और ए हैं, वो एक दूसरे को न जानते हों, अनभिज्ञ हों, तभी वो करवाया जाता है शिनाख्त परेड। यही चीज़ कही गई उत्तर प्रदेश राज्य, ये बात कही गई थी उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेस सुखपाल सिंह, ये आपका मामला जो था, यहाँ लिख दूँ मैं कि 2009 सुप्रीम कोर्ट द्वारा, यह 2009 सुप्रीम कोर्ट, ये मामला था आपका उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेस सुखपाल सिंह 2009 सुप्रीम कोर्ट में। यही बात कही गई जो अभी हमने बताई कि शिनाख्त परेड तब नहीं कराई जा सकती है जब साक्षी अभियुक्त को पहले से जानता है। शिनाख्त परेड तब नहीं कराई जा सकती जब साक्षी अभियुक्त को पहले से जानता है। ये बात उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेस सुखपाल सिंह 2009 सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई है। ठीक, ये बात इसमें हो गई। अब देखिए 3 पॉइंट हमने पढ़ा शिनाख्त परेड में। शिनाख्त परेड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा जाता है आपसे प्री मेंस इंटरव्यू तीनों में पूछा जाता है शिनाख्त परेड के विषय में। अब नेक्स्ट इसी में देखते हैं हम लोग, चौथा पॉइंट हमारा क्या है कि शिनाख्त परेड किसके द्वारा ली जानी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसके द्वारा ली जाएगी शिनाख्त परेड। तो यह है कि कोई भी व्यक्ति शिनाख्त परेड कर सकता है। कोई भी मतलब पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट या एक आम व्यक्ति के द्वारा शिनाख्त परेड
की जा सकती है, ठीक है। लेकिन देखिए हर जगह ये है कि जब मजिस्ट्रेट करेगा तो आपको पता है कि मजिस्ट्रेट एक आपके जो विधि के अंतर्गत वो चीज़ों को देखता है मजिस्ट्रेट, तो उस हिसाब से वो चीज़ों करता है, तो मजिस्ट्रेट पर विश्वास ज़्यादा रहता है लोगों को। तो मजिस्ट्रेट को यहाँ पे वरीयता दी गई है कि शिनाख्त परेड अधिकतम मजिस्ट्रेट द्वारा ही कराई जाए। वहाँ पर जो साक्षी है वो भी नहीं डरता और पुलिस की उपस्थिति न रहे, वहाँ पर वकील रह सकते हैं बट पुलिस वहाँ उपस्थित न रहे, कि ऐसा ना हो कि जो साक्षी है वो पुलिस की वजह से डर जाए, वो ना बता पाए जिसको बताना है आपको। तो यह है कि कोई भी व्यक्ति शिनाख्त परीक्षण कर सकता है, लेकिन मजिस्ट्रेट को शिनाख्त परीक्षण का वरीयता दी जानी चाहिए। ये बात कहाँ हेल्ड हुई? ये रामकिशन वर्सेस बम्बई राज्य में बताया गया। रामकिशन वर्सेस बम्बई राज्य, बम्बई राज्य, ये आपका मामला था 1955 सुप्रीम कोर्ट, 1955 सुप्रीम कोर्ट ये था। रामकिशन वर्सेस बम्बई राज्य 1955 सुप्रीम कोर्ट की शिनाख्त परेड किसी भी व्यक्ति के द्वारा कराई जा सकती है, बट मजिस्ट्रेट है तो उसको वरीयता दी जानी चाहिए। ये हुआ। अब लास्ट इसमें यह है कि शिनाख्त परेड का साक्षिक मूल्य क्या है, एविडेंशियल वैल्यू क्या है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि शिनाख्त परेड जो है इसका एविडेंशियल वैल्यू क्या है, उसके बारे में बताइए। तो शिनाख्त परेड में यह कहा गया है कि शिनाख्त परेड जो है वो कोई सारवान साक्ष्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये कोई सारवान साक्ष्य नहीं है, सारवान साक्ष्य नहीं है, सारवान साक्ष्य नहीं है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है। यह केवल न्यायालय में कथनों की संपुष्टि के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। यह शिनाख्त परेड क्या है? सारवान साक्ष्य नहीं है, यह केवल न्यायालय के कथनों, न्यायालय में जो भी किए गए कथन हैं उनकी संपुष्टि के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। और ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि ये नहीं कि भाई आइडेंटिफिकेशन हुआ उसी के आधार पे आप दंड दे देंगे, नहीं, और भी आप साक्ष्य को देखेंगे उसके आधार पर उस व्यक्ति को दंड देंगे। क्योंकि हो सकता है कि जो व्यक्ति आपका आइडेंटिफिकेशन करने आ रहा है, पहचान करने साक्षी आ रहा है, हो सकता है कि उसके मन में कुछ और चल रहा हो। आप किसी के मन में क्या चल रहा है ये पता कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए सिर्फ उसके आधार पे आप दंड नहीं देंगे और अन्य साक्ष्यों को देखेंगे, उसको परखेंगे, उसके बाद उस व्यक्ति को दंड देंगे। इसीलिए कहा गया कि ये शिनाख्त परेड सारवान साक्ष्य नहीं है, बट केवल न्यायालय में किए गए कथनों की संपुष्टि के लिए ये प्रयोग में लाया जा सकता है। जो शिनाख्त परेड आप कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ उसकी संपुष्टि के लिए लाया जा सकता है। अब इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है जो मैं बताऊं आपको, शिनाख्त परेड से संबंधित। ये आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा इसमें हो जा रहा है तो आप उसी समय नोट डाउन करते रहिए थोड़ा, ठीक है। केस का नाम है मुल्ला, ये इंपॉर्टेंट केस है, मुल्ला वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य। कब का मामला है ये? 2010 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, मुल्ला वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य 2010 सुप्रीम कोर्ट का यह मामला है। इसमें क्या बातें कही गई कि शिनाख्त परेड जो है को सेक्शन 9 के अंतर्गत एक संपोषक साक्ष्य के रूप में माना जाता है। ठीक है,
क्या बात कही गई? संपोषक साक्ष्य यहां पे कहा गया, संपोषक साक्ष्य है कौन? शिनाख्त परेड। शिनाख्त परेड, ठीक है। न्यायालय ने कहा, क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि शिनाख्त परेड सेक्शन 9 के अंतर्गत एक संपोषक साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है, ठीक है, बट सारवान साक्ष्य नहीं है। अच्छा, आपको एक चीज और बता दूं, दोनों में अंतर क्या है? चलते चलते ये भी बता दूं मैं आपको, सारवान एक शब्द आता है, एक होता है संपोषक। इन दोनों में अंतर क्या है? सारवान का मतलब होता है कि सारवान साक्ष्य तब माना जाता है कि उसी के आधार पर किसी को दंड दे देना, किसी अन्य साक्ष्य की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आपका डाइन डिक्लेरेशन के अंतर्गत माना जाता है सारवान साक्ष्य, कि उसी के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति को दंड तक दिया जा सकता है, सिर्फ उसके कथन के आधार पे। बट संपोषक साक्ष्य में कहा जाता है कि हमेशा साक्ष्य की जरूरत पड़ती है, थोड़ा ये कम बल लगता है और ये अधिक बल रखता है, अपना प्रभाव रखता है वहाँ पर, ठीक है, ये थोड़ा कम प्रभाव रखता है। इसलिए जब भी कोई बात होती है, कथन होता है, ऐसे साक्ष्य आते हैं जिसे संपोषक साक्ष्य की श्रेणी में माना जाता है, तब वहाँ पर साक्ष्य की जरूरत पड़ती है। अन्य साक्ष्यों को देखते हुए उनके द्वारा, साक्ष्यों के द्वारा किए गए कथन को उसमें शामिल करके तब जाके वह दंड दिया जाता है, ठीक। तो ये थोड़ा अंतर था आपका। तो ये हमने पढ़ा शिनाख्त परेड के विषय में। क्या हमने पहला क्या पढ़ा? हमने 5 पॉइंट पढ़ा शिनाख्त परेड से संबंधित। पहला हमने पढ़ा शिनाख्त परेड होती क्या है। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि शिनाख्त परेड क्यों कराया जाता है। तीसरा हमने क्या पढ़ा है इसमें कि शिनाख्त परेड कब नहीं कराया जाना चाहिए। चौथा हमने क्या पढ़ा इसमें कि शिनाख्त परेड किसके द्वारा किया जाना चाहिए। और लास्ट हमने पढ़ा शिनाख्त परेड की एविडेंशियल वैल्यू क्या है। ये 5 चीज़ों को हमने शिनाख्त परेड में पढ़ा है। तो ये चीज़ें हैं आपकी शिनाख्त परेड से संबंधित, जो कि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका। अब नेक्स्ट हमारा है इसमें कि विवादित तथ्य का समय या स्थान बताने वाले तथ्य। विवादक तथ्य का समय या स्थान, यहाँ क्या है, यहाँ भी आप देखेंगे ये समय की बात की जा रही है और स्थान की बात की जा रही है। हर जगह आपको 2-2 चीज़ें मिलेंगी, फर्स्ट में मिली, सेकंड में मिली, थर्ड में मिली, फोर्थ में मिली हैं। समय या स्थान बताने वाले तथ्य कब सुसंगत हो जाते हैं कि जब कोई, मान लीजिए ऐसे समझते हैं उदाहरण के रूप में कि कोई अपराध घटित हुआ है और यह कहा जा रहा है कि भाई ए के ऊपर यह आरोप लगाया गया, आप अपराधी हो क्योंकि जब आपने बी को मार डाला है। आरोप यह लगाया जा रहा है कि बी की हत्या ए द्वारा कारित की गई है, ठीक है, या इनको अपराधी माना जा रहा है। तो ए द्वारा क्या करते हैं, कहते हैं कि भाई जब बी की हत्या कारित हुई थी, जब बी को मारा गया था तो मैं वहाँ उपस्थित ही नहीं था। जैसे ये कहा गया कि भाई बी की हत्या मान लीजिए बनारस में हुई है और मैं उसी समय, जिस समय जैसे कि सुबह के मान लीजिए 10 बजे थे जब इनकी हत्या कारित की गई, तो ए कहते हैं कि इसी टाइम पर 10 बजे इनकी हत्या कहाँ हो रही है, ये बनारस में हुई है। और ए कहते हैं कि इसी 10 बजे मैं बनारस में नहीं था, अपितु कहाँ था, मैं उस समय कानपुर में था। कहाँ बताया, कानपुर में था। ये कहते हैं कि जिस समय इनकी हत्या हुई उस समय 10 बज रहा था, तो उस समय और उस दिन मैं कानपुर में था। तो ये संभव ही नहीं है कि मेरे द्वारा बी की हत्या कारित की जा सकती है। तो ये चीज़ें जो इन्होंने दिखाई हैं साक्ष्य के रूप में और जो चीज़ें प्रस्तुत करेंगे, ये सभी चीज़ें आपको सुसंगत मानी जाएंगी, ठीक है।
क्योंकि यही विवादक का समय या स्थान बताने वाले तथ्य हैं पूरे। क्योंकि विवादक प्रश्न ये था कि क्या ए द्वारा बी की मृत्यु कारित की गई, ये प्रश्न था, ये विवादक फैक्ट था आपका। और इसी को क्लियर किया गया ए द्वारा कि नहीं, जिस समय वो हत्या कारित हुई उस समय मैं वहाँ उपस्थित नहीं था बल्कि अन्यत्र जगह उपस्थित था। इसी को आप आगे पढ़ेंगे सेक्शन 11 में, प्ली ऑफ एलिबाई, अन्यत्र उपस्थिति का प्रावधान वहाँ किया गया है। जब आगे हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में तो कोशिश करूँगा कि सेक्शन 11 को भी कवर कर सकूँ। तो ये चीज़ें आपको शायद समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये समय और स्थान के संबंध में था चीज़ें। लास्ट हमारा यह बताया गया कि समव्यवहार से पक्षकारों का संबंध दर्शित करने वाले तथ्य, कि जब कोई अपराध घटित हो रहा है तो उसके संबंध में उन पक्षकारों के क्या संबंध थे, ठीक है। ये सभी चीज़ें हम इसमें देखी जाती हैं कि संबंध क्या थे। तो संबंध जो भी होंगे, अच्छे हों बुरे हों या कैसे भी संबंध जो होंगे, वो क्या हो जाएंगे, इस सेक्शन के अंतर्गत सुसंगत माने जाएंगे, ठीक है। देखिए इसका दृष्टांत सभी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़िएगा सभी दृष्टांतों को, जितने भी दृष्टांत दिए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से पढ़िएगा। एक इसमें चोरी वाला भी है कि जैसे ए नामक व्यक्ति है, ए नामक व्यक्ति है, यह कहता है कि बी से कहता है कि चोरी का सामान है, तुम जाओ, दे देता है। ए चोरी का सामान बी को दे देता है और बी क्या करते हैं, ए की पत्नी है, ये पत्नी है, बी ए की पत्नी को चोरी का सामान देते हुए यह कहता है कि ए ने यह चोरी का सामान दिया है, इसे जाकर छिपा दो। तो ये तथ्य जो कहा जा रहा है वो स्पष्ट करते हैं कि भाई ये चोरी का सामान होगा तभी आप छिपा रहे हो। भाई कोई चीज़ छिपाया तब जाता है जब वो गलत तरीके से प्राप्त किया गया हो। तो ये चीज़ें स्पष्ट करती हैं कि वो चोरी का सामान है इसलिए आप छिपाने को कह रहे हो। तो ये चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। दूसरा एक लास्ट आपका ये दृष्टांत एक और इम्पॉर्टेंट है इसमें कि जो बलवा से संबंधित है कि कोई व्यक्ति ये कह आगे आगे मतलब भीड़ चल रही है, भीड़ के आगे एक सेनापति टाइप में एक व्यक्ति चल रहा है आगे आगे, अब वह कुछ नारे लगा रहा है जो उत्तेजित नारे हैं और उसी को देखते हुए लोग भी लगा रहे हैं। तो उसके लिए यह स्पष्ट करता है कि वह उसी के द्वारा चीज़ें की जा रही हैं जो आगे आगे चल के नारेबाजी लगा रहा है। तो आप देखते होंगे कि जब भीड़ चलती है तो आगे एक रहता है जो कंट्रोल करते हैं, जो नारे लगाते हैं, उसी नारे के हिसाब से पीछे वाले भी नारे लगाते हैं, वो उत्तेजित करते हैं उनको। तो ठीक है, तो ये सब चीज़ें संगत मानी जाएंगी। तो कुल मिला के सेक्शन 9 हमने ये चीज़ें पढ़ी। 9 में क्या चीज़ें पढ़ी, 5 चीज़ों को हमने पढ़ा है इसमें कि सेक्शन 9 में क्या क्या तथ्य आपके सुसंगत माने जाएंगे। पहला हमने पढ़ा वे तथ्य जो विवादित या सुसंगत तथ्य के स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक है, पहला पॉइंट। दूसरा हमने पढ़ा संपोषक या खंडनात्मक तथ्य के विषय में हमने पढ़ा। तीसरा पढ़ा हमने व्यक्ति या वस्तु की पहचान करने वाले तथ्य के बारे में पढ़ा हमने। चौथा हमने पढ़ा विवादित तथ्य का समय या स्थान बताने वाले तथ्य के विषय में हमने पढ़ा। और लास्ट हमने पढ़ा समव्यवहार से पक्षकारों का संबंध दर्शित करने वाले तथ्य के विषय में हमने पढ़ा। तो ये सेक्शन 9 पूरा कंप्लीट हुआ मेरा। यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो सेक्शन 9 ध्यान से पढ़िएगा। बेयर एक्ट आप निकाल लीजिएगा, बेयर एक्ट आप ज़रूर पढ़िए। उसके दृष्टांत जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं कई बार कह रहा हूँ आपसे, मेंस में प्रॉब्लम बना के पूछा जाता है आपसे, तो ये जरूर पढ़िएगा। और इसके पहले की वीडियो आप देखिएगा, मेरी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, जरूर देखिएगा। कोई भी स्टूडेंट यदि देखता है तो वो प्रत्येक वीडियो में उसको नई चीज़ें अवश्य मिलेंगी। मैं कह रहा हूँ जरूर मिलेगी आपको, ठीक है। और तो बस आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और जो आपके इत्र मित्र हैं, जो भी हैं यहाँ के, आप उनको भी थोड़ा सा डिलीवर करिए, शेयर करिए उन सब चीज़ों को, कि सिर्फ आप ही ने फ़ायदा उठाएं बल्कि आपके मित्र भी फ़ायदा इस चीज़ का उठाएं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन 10 देखेंगे। 10 में देखता हूँ मैं कितना बता सकता हूँ। 10 ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता है ज़्यादा 10,
तो देखता हूँ उसी हिसाब से बताता हूँ। फिर सेक्शन 11 जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, ठीक, थैंक यू।